वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में केमिकल्स मतलब हार्मोन्स किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं उसको हम समझेंगे। अगर हम केमिकल्स देखें तो यहाँ पे हम केमिकल्स से हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट की बॉडी में डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए, फ्रूट ग्रोथ के लिए एंड फ्लावर्स की पोजीशन के लिए, या हम ये कहें सीड जर्मिनेशन के लिए। जितने भी डिफरेंट तरीके के प्लांट में ग्रोथ होती हैं उन सभी के लिए कोई एक सर्टेन टाइप का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट हार्मोन में एक एग्जाम्पल लेके चलें ऑक्सिन का। ऑक्सिन क्या है? ये ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जिसका मेजर वर्क है प्लांट ग्रोथ कराना, ठीक है। ऑक्सिन का काम होता है प्लांट की ग्रोथ कराना, ठीक है। तो प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा होता है वो प्लांट जो है ग्रो करेगा। अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे हमें मूवमेंट भी दिखाई देगी प्लांट में, ठीक है। सो ये सभी जो मूवमेंट हो रहे हैं प्लांट के अंदर वो किसकी रिस्पांस में हो रहे हैं? वो हो रहे हैं इस पार्टिकुलर हार्मोन के रिस्पांस में। सो इस चैप्टर की जो हेडिंग है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वो हमको ये समझाना चाह रहा है कि प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स जो है वो किस तरीके से प्लांट को मूव कराने में रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की पहली हेडिंग विच इज़ मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है? एनिमल्स में तो हम सब ने देखा है मूवमेंट। अगर हम खुद की भी अपने ह्यूमन बींग्स अपनी बात करें तो हम भी हर वक्त मूवमेंट करते हैं एंड बेसिकली हमारा मूवमेंट का पॉइंट ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना या अपने हैंड का मूवमेंट करना, अपनी बॉडी का मूवमेंट करना, हम मूवमेंट ये समझते हैं, ठीक है। एंड हम मूवमेंट देखते भी हैं, बट प्लांट्स में हम मूवमेंट नहीं देखते। हमारे अकॉर्डिंग प्लांट जो है एक अपनी रूट्स के बेसिस पे एक पार्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा हुआ है, एक स्टेशनरी मोशन में है। और हम एनिमल्स जो है हम सभी मोटाइल हैं, बट प्लांट भी मूवमेंट करता है, लेकिन प्लांट का मूवमेंट इतना ऑब्वियस नहीं होता जितना एनिमल्स का होता है। प्लांट का मूवमेंट हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड इलोंगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स। कुछ ऐसे फ्लावर्स या ट्रीज़ होते हैं जो हम नॉर्मल देखते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब उनका बेंडिंग का क्या रीज़न है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर साइड पे जो है वो बेंड कर जाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्विस्टिंग शो करते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स के पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इलोंगेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक प्लांट्स में इलोंगेशन नहीं होगा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो इन फॉर्म्स में प्लांट जो है अपना मूवमेंट शो करता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल फैक्टर ऑफ अ प्लांट। नाउ ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लांट में वो प्लांट के एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स में जब चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होते हैं। नाउ ये जो चेंजेस आ रहे हैं प्लांट के एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में वो आ रहे हैं, उन्हें हम स्टिमुली कहते हैं। एंड द रिजल्ट एक्शन और मूवमेंट कॉज्ड बाय द स्टिमुली आर कॉल्ड रिस्पॉन्स। ये क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये अज्यूम करें कि बाहर बहुत तेज़ विंड चल रही है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या आंधी आती है तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा मूव करते हैं, कभी इस साइड बेंड होते हैं, कभी इस साइड बेंड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लांट में मूव होता है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है जो कि विंड की वजह से, विंड क्या है? ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। विंड जो है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमें प्लांट के अंदर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे विंड जो है वो एक्ट करेगी एज अ स्टिमुली एंड जो मूवमेंट है प्लांट का, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या वो इस डायरेक्शन में हो, इस मूवमेंट को हम कहेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। इस मूवमेंट को हम कहेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट need to respond
दे डू नीड टू रिस्पॉन्ड टू लाइट, ग्रेविटी एंड सीजनल चेंजेस। प्लांट जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, ग्रेविटी या सीजनल चेंजेस के बेसिस पे। दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स को जो है ग्रो करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करके प्लांट की जो सेल्स हैं वो सभी ग्रो करती हैं प्लांट की किसी डिफरेंट पार्ट्स को। दो प्लांट डू नॉट अपीयर टू हैव अ नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन, देयर सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंट्रोल। जैसे ऑर्गेनिजम्स में या मतलब एनिमल्स की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें या डिफरेंट इंसेक्ट या एनिमल्स की बात करें, तो हम सभी के पास जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। हमारे पास नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, जिसके थ्रू जो है हम अपने इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं। बट प्लांट्स के पास इस तरीके का वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी सिस्टम नहीं है, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं है। तो प्लांट जितनी भी सेंसिटिविटी या कोऑर्डिनेशन जो शो करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंट्रोल। अपने केमिकल के बेसिस पे ही वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं। और ये केमिकल्स क्या हैं? इन केमिकल्स से हम रिफ़र कर रहे हैं हॉर्मोन्स को। जिस भी टाइप का पार्टिकुलर हार्मोन जब प्लांट की बॉडी में रिलीज होता है तो प्लांट उस हार्मोन के बेसिस पे ही अपना जो है मूवमेंट शो करता है या कोऑर्डिनेशन शो करता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। अब हमने इतना तो हार्मोन कर रहे हैं हम कि हार्मोन के बेसिस पे प्लांट जो कोऑर्डिनेशन शो करता है, हार्मोन के बेसिस पे प्लांट ये करता है वो करता है। तब ये प्लांट हार्मोन्स क्या हैं? सो द टर्म हार्मोन was first used by William Bellis and Ernest Starling in 1902. The term phytohormone, which means phyton means plant, was coined to distinguish them from animal hormones. ठीक है, तो वर्ड हार्मोन जो है ये सबसे पहली बार विलियम बेलिस ने दिया था एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने दिया था 1902 में। उसके बाद एक और टर्म आया फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन में जो वर्ड फाइटो है उसका मतलब होता है प्लांट। तो हमने जो प्लांट हार्मोन्स थे उनको नाम दे दिया फाइटो हार्मोन, ताकि हम एनिमल हार्मोन्स को एंड प्लांट हार्मोन्स को सेपरेटली स्टडी कर सकें या सेपरेटली उनको समझ सकें। ठीक है, अगर एनिमल हार्मोन्स है मीन्स हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, अगर फाइटो हार्मोन्स है मीन्स हम प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड in one area of the plant, transported around the body of the plant and have their effect at a location far away from the site of their production. प्लांट के जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है एक स्पेसिफिक साइट पे। उसके बाद वो प्लांट हार्मोन जो है या फाइटो हार्मोन है वो ट्रांसपोर्ट होके जाता है अपनी साइट पे जहाँ पे उसका यूज़ हो। दे आर प्रोड्यूस्ड in one area of the plant, transported around the body of the plant and have the effect at a location far away from the site of their production. Now जब प्लांट में फाइटो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्लांट की एक पर्टिकुलर साइट पे होता है एंड उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा प्लांट के दूसरे साइट पे। सो इस कंडीशन में जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो मूव होके जाते हैं अपनी साइट ऑफ प्रोडक्शन से टू द साइट जहाँ पे उनको यूटिलाइज होना है या अपना इफेक्ट शो करना है। सो दिस इज़ हाउ प्लांट हार्मोन्स वर्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर साइट पे जहाँ पे उसका इफेक्ट शो होना है वहीं पे प्लांट का प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन हो। हार्मोन प्रोडक्शन साइट दूसरी होगी एंड जो यूटिलाइजेशन साइट है वो दूसरी होगी। द मेन वे इन विच प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू दीज हार्मोन्स इज़ बाय ग्रोथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन तरीका है, जो सबसे मेन जो तरीका है प्लांट का अपना रिस्पॉन्स शो करने का हार्मोन के अगेंस्ट, वो है अपनी ग्रोथ के थ्रू। इन सम केसेस ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड वाइल इन अदर्स इट इज़ इनहिबिटेड। कुछ केसेस में जो हार्मोन्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं एंड कुछ केसेस में जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। Sometimes one side of a plant grow more than the other side, which result in the bending of shoot or root in response to a particular stimulus.
किसी किसी केस में हम ऐसा देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइड पे बेंडेड होते हैं, या जो रूट्स होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक साइड पे ही अपना ज़्यादा ग्रोथ शो करती हैं। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर साइड पे प्लांट हार्मोन का ज़्यादा ग्रोथ हो रही हो, इस वजह से वो जो प्लांट है वो उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही बेंड कर गया हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट के इस पार्टिकुलर साइड पे ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो ये क्या करेगा, ये इसी पार्टिकुलर साइड पे ही जो है प्लांट की बेंडिंग करा देगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकुलर साइड पे ही जो है प्लांट जो है वो ज़्यादा अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो ये प्लांट जो है ये इसी साइड पे जो है वो बेंड कर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट प्लांट हार्मोन विच इज़ ऑक्सीन। सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन है वो है ऑक्सीन। द टर्म ऑक्सीन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय E.W. Wendt in 1928 from the Greek word oxine which means to grow। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइटो हार्मोन ऑक्सीन है वो क्या कराएगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, नाउ it is the first growth hormone discovered in plant. Auxins are powerful growth stimulant and are quite effective at extremely low concentration. ऑक्सिन सबसे पहला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन क्या कराता है, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट कराता है एंड आर क्वाइट इफेक्टिव एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हम लो रखेंगे तो उस पॉइंट पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऑक्सिन आर यूनिवर्सली distributed in higher plant as well as in lower plants like algae, fungi, etc. ऑक्सिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हायर प्लांट्स में एंड लोअर प्लांट्स में वो बिल्कुल यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑक्सिन। इन हायर प्लांट्स दे आर प्रेजेंट मोर इन एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स लाइक शूट एपिक्स, रूट एपिक्स, lateral meristem, etc. IAA, which is indole 3-acetic acid, is the main natural auxin found in plants. So अगर हम हायर प्लांट्स में देखें तो हायर प्लांट्स में ऑक्सिन उन पार्टिकुलर साइट्स पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ होती है, जैसे कि शूट एपिक्स पे, रूट एपिक्स पे एंड लेटरल मेरिस्टेम पे। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं दिस इज़ द प्लांट एंड ये है प्लांट की रूट्स। सो ये जो पॉइंट्स हैं रूट्स के, इन पार्टिकुलर पॉइंट्स को हम कहते हैं रूट एपिक्स एंड ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है इसे हम कहेंगे शूट एपिक्स। एंड ये जो साइट्स हैं, इसे हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। सो इन पार्टिकुलर पोजीशंस पे ऑक्सिन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है एंड वो ऑक्सिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो नेचुरली फॉर्म में प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसका नाम है इंडोल 3-एसिटिक एसिड IAA। ठीक है, सो हो सकता है एग्जाम में हमें इस पॉइंट से पूछें कि व्हाट इज़ IAA, तो हमें क्लियरली से याद होना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सिन की बात हो रही है जो कि नेचुरल फॉर्म में ही मिलता है प्लांट में IAA के फॉर्म में, विच इज़ इंडोल 3-एसिटिक एसिड। नाउ अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या रोल प्ले कर रहा है ये प्लांट में। सो ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स बाय सेल इलोंगेशन। यहाँ क्या है कि ऑक्सिन जो है प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टेम की ग्रोथ को, रूट्स की एंड फ्रूट्स की। किस तरीके से? सेल का इलोंगेशन करा के। ठीक है, सेल का इलोंगेशन करा के इस तरीके से। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल वॉल इज एक्सटेंसिवली इंक्रीज। जब सेल इलोंगेशन होती है तो उस टाइम पे सेल वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलोंगेशन कर रहे हैं मतलब हम सेल को लंबा कर रहे हैं। दिस हार्मोन इंड्यूस सेल वॉल लूजनिंग एंड रिलैक्सेशन। प्लांट सेल वॉल गेट स्ट्रेच्ड लाइक अ रबर व्हेन पुट अंडर टेंशन। ठीक है, प्लांट सेल वॉल्स जो होती हैं वो रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं
अंडर टेंशन कंडीशन रेट ऑफ सेल इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सिन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ सेल इलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। जितना ऑक्सिन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा सेल का इलोंगेशन होगा, मतलब सेल की ग्रोथ होगी या प्लांट के उस पार्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ होगी। स्टेम सेल इलोंगेशन रिक्वायर मोर ऑक्सिन इन कंपैरिजन टू रूट्स। अब प्लांट के जो सेल हैं, स्टेम की जो सेल हैं, उन सेल में ज़्यादा इलोंगेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू रूट्स। ठीक है, क्योंकि प्लांट की जो स्टेम होती है वही उसको मेन जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है विड्थ में लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स रूट्स। तो इस वजह से जो स्टेम है उसमें ऑक्सिन का अमाउंट जो है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रूट्स। ऑक्सिन डिले लीफ सेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे सेंसिस का क्या मतलब है, एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ऑक्सिन दूसरा काम क्या करेगा, सबसे पहला तो ये सेल इलोंगेशन करा के जो है ग्रोथ करा रहा है प्लांट की। दूसरा क्या कर रहा है, ये लीफ की जो सेंसिस है उनको जो डिले कर रहा है, मतलब कि लीफ की एजिंग को और उनके फॉलिंग के ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है। ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। ऑक्सिन क्या करता है, ये एपिकल बर्ड्स की जो ग्रोथ है उनको प्रमोट करता है एंड लैटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है उनको जो है इनहिबिट करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एपिकल बर्ड्स डोमिनेट ओवर लैटरल बर्ड्स। द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड अकर ओनली आफ्टर द रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स। This phenomena of suppression of growth of lateral bird by apical bird is called apical dominance। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इसका ये मतलब है कि ऑक्सिन क्या करता है, ये एपिकल जो बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे जो है प्लांट जो है यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सो ये है प्लांट की एपिकल बर्ड। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट के डिफरेंट टाइप पे जो है स्टेम्स भी निकलती हैं, तो वहाँ पे जो बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, लेटरल साइड पे जो बर्ड फॉर्मेशन होती है उसे हम लेटरल बर्ड कहते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सिन जो है वो एपिकल बर्ड की फॉर्मेशन को तो प्रमोट करता है, बट लेटरल बर्ड की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सो ये जो फिनोमेना है कि एपिकल बर्ड जो है ये ग्रो करेगी एंड लेटरल बर्ड जो है इसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, जैसे मेंडेलियन डोमिनेंस में हमने पढ़ा है कि वहाँ क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव कैरेक्टर को इनहिबिट कर देता है, अपनी डोमिनेंसी शो करता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सिन की वजह से एपिकल बर्ड जो है वो अपनी डोमिनेंसी शो कर रही है एंड लेटरल बर्ड जो है उसकी वजह से वो इनहिबिट हो गई है उसकी ग्रोथ। 4 point is auxin induce rooting in the cutting of some plants like rose, bougainvillea, etc. ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है ये रूटिंग को इंड्यूस करता है उन प्लांट्स में जहाँ पे कटिंग होती है, जैसे कि रोज में या बोगैनविलिया में। ऑक्सिन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट्स लाइक एप्पल, tomatoes, banana, etc. Such development of fruits without fertilization is called parthenocarpy and the fruit are called parthenocarpic fruits. नेक्स्ट फंक्शन क्या है ऑक्सिन का, ऑक्सिन जो है ये फ्रूट की फॉर्मेशन करा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम ये पढ़ते हैं प्लांट्स में कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो है एक फ्लावर के अंदर, उसके बाद ही जो है फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। बट ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन फ्रूट की फॉर्मेशन करा देता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स में, जैसे कि एप्पल्स में, टोमेटो में, बनाना में। इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं एंड उस फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 फंक्शंस पढ़े ऑक्सिन के। सबसे पहला था ये सेल इलोंगेशन करके ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। सेकंड है ऑक्सिन जो है ये डिले करता है लीफ सेंसिस में। थर्ड हमने पढ़ा ऑक्सिन जो है ये ग्रोथ कराता है एपिकल बर्ड की एंड इनहिबिट करता है लेटरल बर्ड की ग्रोथ को। तो यहाँ हमें एक टर्म मिला एपिकल डोमिनेंस। फोर्थ पॉइंट हमने ये देखा कि ऑक्सिन क्या करा रहा है, ऑक्सिन जो है
रूटिंग को इंड्यूस कराता है। एंड फिफ्थ हमने ये देखा कि ऑक्सिन जो है फ्रूट की फॉर्मेशन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइटो हार्मोन है वो है गिबरेलिंस। ठीक है, सो गिबरेलिंस आर अनदर काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिबरेलिंस रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स नेम्ड एज GA1, GA2 एंड GA3। ठीक है, सो गिबरेलिंस क्या है? ये एक दूसरा प्लांट हार्मोन है। डिफरेंट प्लांट्स में हमें डिफरेंट टाइप के गिबरेलिंस मिले, तो उनके बेसिस पे हमने इनकी नेमिंग की एज अ GA1, GA2 एंड GA3। However, gibberellic acid which is GA3 is the most studied form। इन तीनों ही गिबरेलिंस के फॉर्म में से GA1, GA2 एंड GA3 में से जो सबसे ज़्यादा जो हम जिसकी स्टडी करते हैं वो है गिबरेलिक एसिड GA3 की। इन हायर प्लांट्स गिबरेलिंस आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेरिस्टेमेटिक रीजन लाइक स्टेम एपिक्स, रूट एपिक्स, बर्ड्स, सीड्स एक्सेट्रा। हायर प्लांट्स में गिबरेलिंस जो है ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, जैसे कि स्टेम एपिक्स में, रूट एपिक्स में, बर्ड्स में, सीड्स में, इन पार्ट्स पे। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ गिबरेलिंस। द मेन फंक्शन ऑफ गिबरेलिंस इज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स बाय सेल एलोंगेशन। यहाँ पे गिबरेलिंस क्या कर रहा है? ये भी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, बट ये इंटरनोड्स के सेल एलोंगेशन की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इंटरनोड्स क्या होते हैं? ये एक प्लांट की ये स्टेम है, यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये मेन ब्रांच एंड साइड ब्रांच के बीच का जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, सो ये जो इंटरनोड्स हैं इनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा गिबरेलिन। गिबरेलिन्स ब्रेक सीड डोमिनेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। सेकेंड फंक्शन क्या है? गिबरेलिन्स जो है सीड डोमिनेंसी को ब्रेक करता है एंड जर्मिनेशन को स्टार्ट कराता है। अब आया कि ये सीड डोमिनेंसी क्या है? वो ड्यूरेशन जब हम किसी भी सीड को सॉइल के अंदर जर्मिनेशन के लिए नहीं रखते, तो उस पूरे ड्यूरेशन को हम सीड डोमिनेंसी कहते हैं। सीड डोमिनेंसी वो वाला लाइफ पीरियड है जहाँ पे सीड जो है अपने आप को एक ऐसी स्टेज में ले जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल भी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, वो बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो वो पीरियड को हम सीड डोमिनेंसी कहते हैं। तो गिबरेलिन क्या करता है? वो सीड डोमिनेंसी को ब्रेक करता है एंड सीड को जर्मिनेट करने के लिए इनिशिएट करता है। दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ and are capable of inducing parthenocarpy। थर्ड पॉइंट क्या है? गिबरेलिन जो है ये फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करा रहा है एंड ये भी केपेबल है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कराने के लिए, जैसे कि ऑक्सिन करा रहा था। दे ऑल्सो डिले सेंसिंस। ठीक है, ऑक्सिन की तरह गिबरेलिन्स भी जो है सेंसिस को जो है डिले करता है। गिबरेलिन्स आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन हॉरिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज। गिबरेलिन्स को हम हॉरिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दीज हार्मोन्स इन्हांस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ इंटरनोड इन ड्वार्फ प्लांट। दे आर यूज्ड कमर्शियली टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स, elongate apples and improve their shape. Gibberellic acid is used to speed up the melting process in brewing industry. गिबरेलिन्स क्या करा रहा है? ये इंटरनोड्स की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इन्हांस करता है। ये कमर्शियली ग्रेप्स के साइज को या एप्पल को इलोंगेट करा रहा है या फ्रूट्स के शेप को इम्प्रूव करता है। एंड गिबरेलिक एसिड जो है ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर द माल्टिंग प्रोसेस। इसके बाद है अनदर फाइटो हार्मोन विच इज़ साइटोकिन्स। ठीक है, साइटोकिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड कंपैरेटिवली रिसेंटली इन 1950 बाय सूग एंड मिलर। सूग एंड मिलर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोकाइनिन को डिस्कवर करा 1950 में। साइटोकाइनिन हैव a specific effect on cell division. Cytokines are widely distributed in plants.
साइटोकाइंस क्या करते हैं, साइटोकाइंस का इफेक्ट होता है सेल डिवीजन कराने में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने दो हार्मोन्स पढ़े ऑक्सिन एंड गिबरेलिन, वो दोनों क्या करा रहे थे, वो दोनों जो है वो प्लांट सेल का इलोंगेशन करा रहे हैं। साइटोकाइन क्या कर रहा है, ये सेल डिवीजन करा रहा है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम सेल्स। साइटोकाइंस का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट रूट्स की टिप्स पे, एंड इसके बाद इसका जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं वो करा रहे हैं जाइलम सेल्स। कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट, एम्ब्रियो एक्सेट्रा। ज़्यादा अमाउंट में जो साइटोकाइंस है वो मिलता है हमें जर्मिनेटिंग सीड्स में या डेवलपिंग फ्रूट्स में और एम्ब्रियो में। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के क्या फंक्शन है, सो साइटोकाइंस स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन एज अगेंस्ट ऑक्सिन एंड गिबरेलिन्स विच स्टिमुलेट ग्रोथ बाय सेल इलोंगेशन। दे प्रमोट सेल डिवीजन इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। साइटोकाइंस क्या करा रहा है, साइटोकाइंस जो है वो सेल डिवीजन करा के प्लांट की ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। ये सेल डिवीजन के थ्रू जो है प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। वहीं ऑक्सिन एंड गिबरेलिन जो है प्लांट ग्रोथ करा रहे थे बट वो सेल इलोंगेशन के थ्रू करा रहे थे। यहाँ पे साइटोकाइंस प्लांट सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है इवन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी। इन सीड्स साइटोकाइंस कॉज एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स। सीड्स में साइटोकाइन जो है ये कॉटिलेडन्स का एक्सपेंशन कराता है। दे ब्रेक सीड डोमिनेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन, ठीक है। तो हमने गिबरेलिन्स में भी एक फंक्शन ये पढ़ा था कि वहाँ पे गिबरेलिन्स भी सीड डोमिनेंसी को ब्रेक करते हैं एंड उसकी जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। साइटोकाइंस का भी एक फंक्शन ये है कि ये सीड डोमिनेंसी को ब्रेक करता है एंड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। फोर्थ फंक्शन इज दे प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड डिले लीफ सेंसिंग। फोर्थ फंक्शन क्या है, साइटोकाइन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के सिंथेसिस को प्रमोट करता है एंड लीफ सेंसिस को डिले करता है, ठीक है। तो लीफ सेंसिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे तीनों ही हार्मोन्स कर रहे हैं, ऑक्सिन भी कर रहा है, गिबरेलिन भी कर रहा है एंड साइटोकाइंस भी कर रहा है। फिफ्थ फंक्शन इज इट इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमने ऑक्सिन में ये पढ़ा था कि ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ एपिकल बर्ड की फॉर्मेशन को ही प्रमोट करता है, लेटरल को इनहिबिट कर देता है। अब ये जो एपिकल डोमिनेंसी थी इसको ब्रेक करने आ गया है साइटोकाइंस, ठीक है। साइटोकाइन क्या करेगा, ये एपिकल डोमिनेंस को जो है इनहिबिट करेगा, ब्रेक करेगा, ताकि प्लांट के जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी भी ग्रोथ हो एंड एपिकल की तो इवेंचुअली ऑक्सिन करा ही रहा है, ठीक है। सो ये 5 फंक्शंस हो गए हमारे साइटोकाइंस के। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फाइटो हार्मोन देखेंगे वो है इथाइलिन। इथाइलिन इज द ओनली हार्मोन विच इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट प्रोड्यूस इन फ्रूट एंड रिमेन इन द सेम फ्रूट। यहाँ पे जो इथाइलिन है ये फ्रूट के अंदर ही प्रोड्यूस होता है एंड फ्रूट के अंदर ही ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बाकी हार्मोन्स की तरह नहीं कि हार्मोन का प्रोडक्शन साइट दूसरा है एंड उसका ये टारगेट साइट दूसरा है, जहाँ पे हार्मोन एक जगह से ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे पहुँचता है। इथाइलिन के केस पे ऐसा नहीं है, इसकी जो प्रोडक्शन साइट है वही इसकी टारगेट साइट भी है। देयरफॉर अनलाइक अदर हार्मोन्स इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन आर नॉट डिफरेंट। A gas causing ripening of fruit was first found to be emanating from oranges, which help in the ripening of banana when stored together. ये कह रहे हैं कि एक ऐसी गैस मिली जो कि फ्रूट्स की राइपनिंग करा रही थी, ठीक है। मतलब फ्रूट्स को जो है वो पका रही थी, जो कि हमें ऑरेंजेस में से मिल रही थी, जिसको हम यूज़ कर रहे थे फॉर राइपनिंग ऑफ बनाना व्हेन स्टोर्ड टुगेदर, ठीक है। ऑरेंजेस एंड बनाना को जब भी एक साथ रखते थे तो ऑरेंजेस में से कुछ एक ऐसी गैस रिलीज होती थी जो कि उसके पास रखे हुए बनाना को भी जो है राइप कर रही थी। जब पता चला उस गैस के बारे में रिसर्चिंग करी गई तो ये पता चला कि वो जो गैस है वो इथाइलिन है, ठीक है। एंड इसको किसने करा, वो थी आर्गेन। इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ऑल लिविंग सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इथाइलिन, but more ethylene is produced in meristematic tissues.
सो इथाइलिन जो है ये हायर प्लांट्स एंड फंजाई दोनों में ही प्रोड्यूस होती है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सभी केपेबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन, बट ज़्यादा जो इथाइलिन है वो प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। नाउ फंक्शन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन कॉजेज टू प्रोसेसेस इन प्लांट्स: reduction in stem elongation and acceleration of sensing. Beside it, also helps in ripening of fruits, initiating germination in peanut seeds, sprouting of potato tuber, promoting growth, root growth and root hair formation, inducing flowering in mango. इथाइलिन के जो दो मेन प्रोसेस हैं, सबसे पहला तो ये है कि ये रिडक्शन करता है स्टेम इलोंगेशन के लिए एंड एसिलरेशन करता है ये सेंसस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो ये हेल्प करता है प्लांट में वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इनिशिएटिंग जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स एंड पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग के लिए, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड रूट हेयर की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग प्रोसेस को इन मैंगो, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी हार्मोन्स पढ़े वो सभी क्या कर रहे थे, इलोंगेशन को हेल्प कर रहे थे, स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट कर रहे थे। इथाइलिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिडक्शन करा रहा है स्टेम इलोंगेशन के लिए एंड एसिलरेट कर रहा है ये लीव सेंसिंग को। बाकी से पहले अगर हम ऑक्सिन की बात करें या हम गिबरेलिन की बात करें या अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो वो सभी क्या कर रहे थे कि ये जो सेंसिंग प्रोसेस है या ये कहें कि लीफ एजिंग प्रोसेस है उसको जो है डिले करा रहे थे, बट इथाइलिन उसका अपोजिट काम करा रहा है, इन सारी प्रोसेस को वो एसिलरेट करा रहा है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम ABA भी कहते हैं। सो एब्सिसिक एसिड इज़ अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। इससे पहले जितने भी हार्मोन थे वो सभी जो है ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ये कहें ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट एक पॉइंट ये है कि अगर हम प्लांट को कंटिन्यूअसली ग्रोथ हार्मोन देते चले जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट जो है वो हाइट में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हमें नहीं करना है ना, हमें क्या चाहिए, हमें प्लांट की एक सर्टेन लिमिट तक ही उसकी ग्रोथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो उस पोजीशन पे फिक्स हो जाना चाहिए। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता रहेगा तो हमारी हाइट तो बढ़ती रहेगी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता ना, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उसके बाद वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो हम उस ड्यूरेशन में जितनी भी हाइट अटेन करते हैं वो वहाँ फिक्स हो जाती है। सेम चीज़ प्लांट्स के भी साथ होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट जो है इस हाइट तक पहुँच गया, अब हमें प्लांट को नहीं नीड है इससे ज़्यादा हाइट की, तो उस टाइम पे प्लांट जो है वो एब्सिसिक एसिड अपनी बॉडी में रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ये उसकी ग्रोथ को वहीं जो है रिटार्ड कर देगा, स्टॉप कर देगा। नाउ नेक्स्ट इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड सम मॉसेस। It is found in the chloroplast of leaves, fruits and seeds contain the highest amount of ABA, ठीक है। यहाँ क्या है, एब्सिसिक एसिड एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में एंड सम मॉसेस में भी पाया जाता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड ये लीफ के क्लोरोप्लास्ट में, फ्रूट्स में एंड सीड्स में भी पाया जाता है इन अ हाईएस्ट अमाउंट। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बाय स्लोइंग डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म। एब्सिसिक एसिड किस तरीके से ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये जो है प्लांट की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी तो उसकी हेल्प से ये प्लांट की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट, इट इंड्यूस seed dominancy and thereby help seeds to withstand dissection and other factors unfavorable for growth. ABA नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है एंड उसकी डेवलपमेंट को, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है सीड डोमिनेंसी को एंड उसकी वजह से ये हेल्प करेगा सीड को कि वो किसी भी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए और दूसरी भी ग्रोथ अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये गिबरेलिन के अपोजिट एक्शंस परफॉर्म करा रहा है। इट एसिलरेट्स सेंसिंग,
means aging and abscission which is falling of leaves, birds, flowers and fruits. नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये लीव्स की या फ्रूट्स की सेंसिंग या एब्सेशन जो प्रोसेसेस है उन सभी को फास्ट कर रहा है. ठीक है, ऐसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में अगर लीव्स हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूसली हमेशा जो है ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे तो फिर प्लांट जो है और दूसरे फ्लावर्स को या नए लीव्स को कैसे प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अगर सारे हार्मोन्स हम ऐसे ही सिक्रेट करने लगे जो कि एब्सेशन पीरियड को जो है डिले करते जा रहे हैं तो फिर कभी प्लांट की कोई पत्ती गिरेगी ही नहीं, कोई नया फ्लावर ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें नहीं जाएंगी तब नई चीज़ों को चांस नहीं मिलेगा अपने आप को शो ऑफ करने का. ठीक है, तो इसीलिए एब्सेसिक एसिड क्या करता है, जितनी भी सेंसिंग या एब्सेशन प्रोसेसेस हैं इन सभी को बढ़ा देता है ताकि पुराने जो लीव्स है वो नीचे गिरे एंड जो नए लीव्स है उन्हें चांस मिले अपने आप को शो ऑफ करने. नेक्स्ट इज abscisic acid stimulates the closure of stomata in the epidermis and increases the tolerance of plants to various kinds of stress. Therefore, it is also called stress hormone. Abscisic acid क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट करता है स्टोमाटा के क्लोजर को एपिडर्मिस में एंड इंक्रीज करता है प्लांट की टॉलरेंस पावर को. ठीक है, वेरियस स्ट्रेस कंडीशंस में, इसीलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे एब्सिसिक एसिड के. एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट. ठीक है, अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं प्लांट में. सो द वर्ड ट्रॉपिक comes from a Greek word which is tropos, which means to turn. Growth movements occurring in response to unidirectional external stimuli in a plant part are called tropic movement. ठीक है, सबसे पहले इस ट्रॉपिक मूवमेंट में जो वर्ड ट्रॉपिक है उसका मतलब होता है टर्न होना. ठीक है, जब ग्रोथ मूवमेंट रिस्पॉन्स आकर करता है एक यूनि डायरेक्शन में, ठीक है, इन द विद द स्टिमुली ऑफ एक्सटर्नल इन प्लांट पार्ट्स, इसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक्सटर्नल साइड से कोई स्टिमुली मिल रहा है. ठीक है, हमें कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुली मिल रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से. फॉर एग्जांपल इस साइड से कोई एक्सटर्नल स्टिमुली है तो हमारा जो प्लांट है वो उस एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में एक स्पेसिफिक साइड के डायरेक्शन में ही जो है अपना रिस्पॉन्स शो करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टिमुली इस साइड है तो हमारा जो प्लांट है उसका जो मूवमेंट होगा वो भी उसी स्टिमुली के ही साइड में होगा. ठीक है, तो इस टाइप के जो डायरेक्शन है उसे हम यूनी डायरेक्शनल कहते हैं. ठीक है, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एंड इस टाइप के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली. इस तरीके के जो प्लांट के पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो एक्सटर्नल स्टिमुली के ही रिस्पॉन्स में होता है. द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्टिमुली कम्स. ठीक है, नाउ अब जो रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन से स्टिमुली आ रहा है. अगर स्टिमुली इस डायरेक्शन से आ रहा है तो जो हमारे प्लांट का मूवमेंट होगा वो भी उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा. अगर स्टिमुली इस डायरेक्शन में है तो प्लांट का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम डायरेक्शन होगा. सच रिस्पॉन्स इज नोन एज ट्रॉपिज्म, और इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं एंड मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. अब हम ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा मूवमेंट है वो है फोटोट्रॉपिज्म. तो यहाँ जो वर्ड फोटो है इसका मतलब होगा लाइट से. ठीक है, यहाँ वर्ड फोटो का मतलब है लाइट. ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट. यहाँ पे जो हमारे प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट के डायरेक्शन की तरफ होगा. तो यहाँ पे हमारा स्टिमुली क्या है, यहाँ जो हमारा स्टिमुली है वो है लाइट. ठीक है, एंड ये लाइट कौन से टाइप का स्टिमुली, एक्सटर्नल है या इंटरनल है. सो लाइट जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुली है. ठीक है, द प्लांट्स ग्रो इन लाइट इल्यूमिनेटिंग दैम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ग्रो मोर और लेस अपवर्ड. ठीक है, सो प्लांट्स जो हैं वो लाइट के रेफरेंस में ही जो है ग्रो करते हैं. ठीक है, लाइट जो है पूरी तरफ से, अगर प्लांट जो है एक ओपन एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको लाइट जो है वो हर डायरेक्शन से मिलती है. ठीक है, तो वो
स्ट्रेट, ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट ही ग्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में. बट इफ लाइट इज ब्राइटर ऑन वन साइड ऑफ द प्लांट देन अनदर which is unilateral, then shoot of the plant will bend towards the increased light and the roots, if they are exposed, will grow away from it. अब यहाँ कह रहा है कि अगर लाइट जो है किसी एक स्पेसिफिक साइड से ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, ऑफ द प्लांट एज कम्पेयर टू द अनदर साइड, तो जो शूट्स हैं प्लांट की वो बेंड हो जाएंगी उस डायरेक्शन में जिस तरफ से लाइट हमें जो है प्लांट को ज़्यादा मिल रही है. ठीक है. एंड द रूट्स इफ़ दे आर एक्सपोज्ड. ठीक है, अगर रूट्स जो है वो एक्सपोज्ड है, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हम देखते हैं कि उनकी रूट्स जो है वो सॉइल से भी बाहर जो है ग्रो होने लगती हैं. ठीक है, तो रूट्स एंड शूट दोनों ही उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन बेंड कर जाएंगी जिस डायरेक्शन की तरफ से जो है लाइट ज़्यादा मिल रही है. ठीक है, एंड ग्रो अवे फ्रॉम इट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वो पार्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, सो ये हमारा प्लांट है. अब क्या होगा, लाइट जो है प्लांट को इस डायरेक्शन से ज़्यादा मिल रही है, या अगर हम ऐसे इसको अज्यूम करें, फॉर एग्जांपल एक शेडेड एरिया है. इस शेडेड एरिया के नीचे हमने अपने प्लांट पॉट को रखा हुआ है. ठीक है, अब क्या है, ये पूरा एरिया जो है ये डार्क साइड में है. ठीक है, एंड लाइट हमें इस पार्टिकुलर डायरेक्शन से मिल रही है. सो ये लाइट जो है पूरी की पूरी प्लांट के इस वाले पोर्शन पे आ रही है. ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये अभी भी डार्क एरिया में है. तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस डायरेक्शन में होगी. एंड जो हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये ऑक्सिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो भी प्लांट के इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा. तो अल्टीमेटली हमारा जो प्लांट है वो बेंड होने लगेगा टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली. ठीक है, तो ये फोटोट्रॉपिज्म इस तरीके से होता है. जिस भी पार्टिकुलर साइड से लाइट मिलती है प्लांट जो है हमारा उसी पार्टिकुलर साइड में जो है बेंड करने लगता है या मूव करने लगता है. दस शूट्स आर कॉल्ड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. तो अब जो है यहाँ हम ये कह रहे हैं कि फ्रूट्स जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइट है, मतलब हमारा जो फोटोट्रॉपिज्म है वो या हमारी स्टिमुली जो है वो लाइट है. तो हमारी शूट्स जो हैं वो बेंड कर रही हैं टूवर्ड्स द लाइट, तो ये शो करेगा एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. बट जो हमारी रूट्स हैं वो किस तरफ ग्रो कर रही हैं? वो डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं. ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं विच इज़ अवे फ्रॉम द फोटोट्रॉपिज्म. तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे नेगेटिव या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, फिर से समझते हैं. हमारी जो शूट्स है वो आउट ऑफ द सॉइल ग्रो करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं या उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं जिस तरफ से जो है उन्हें स्पेसिफिक स्टिमुली मिल रहा है. यहाँ पे हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टिमुली जो है वो लाइट है. अगर लाइट राइट साइड से आ रही है तो हमारा जो प्लांट है वो बेंड कर जाएगा राइट साइड की डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टिमुली की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो हम इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे. वहीं जो हमारी रूट्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. ठीक है, वो उस स्टिमुली की तरफ नहीं मूव कर रही हैं, वो उससे अवे जा रही हैं. तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे जो रूट्स हैं वो शो कर रही हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. ऑक्सिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जो है इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोट्रॉपिज्म में. ऑक्सिन हेल्प इन द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट by getting accumulated in the region of the shoot which is not facing the light. यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन जो है वो शूट्स को हेल्प करता है बेंड होने के लिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन की तरफ से लाइट आ रही है. ठीक है, ये कैसे करता है, ऑक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्लांट में उस स्पेसिफिक साइड पे जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जिस डायरेक्शन पे जो है ज़्यादा सोर्स ऑफ लाइट आ रही है. ठीक है, जिसकी वजह से रैपिड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल इलोंगेशन या ग्रोथ होती है उस स्पेसिफिक साइड पे एंड वो शूट जो है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो शूट है ये बेंड कर जाएगी इस स्पेसिफिक साइड पे एंड यहीं से जो है वो फर्दर अपना जो है ग्रोथ करती रहेगी.
इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो द टर्म जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोइंग टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी। यहाँ पे जियो का मतलब ही हुआ टूवर्ड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ हम कब जाते हैं? जब हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। जब हम हवा में जंप करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो अल्टीमेट जो हमें फोर्स नीचे की तरफ खींच रही होती है जंपिंग के टाइम पे, हम ऐसा नहीं कि हम अगर एक किसी पहाड़ से कूदे तो हम ऊपर जा रहे हैं आसमान की तरफ, नहीं, हम आते अल्टीमेटली अर्थ की तरफ है, ठीक है। इट मीन्स कोई फोर्स है जो हमें नीचे की डायरेक्शन में खींच रही है, तो वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हुई, ठीक है। तो अगर हमारे प्लांट का मूवमेंट वो अर्थ की तरफ हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, तो उस टाइप के ट्रॉपिज्म को हम जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। Organ which grow towards the gravity are positive geotropic, example root tips, and those that grow away from the gravity are negatively geotropic, which is shoot tips, ठीक है। कॉमन सा सेंस है यहाँ पे, जो भी हमारी शूट्स होती हैं वो हमेशा जो है सॉइल के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है, एंड रूट्स जो है वो हमेशा ही जो है अंडर द सॉइल ग्रो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ रूट्स हमारी ग्रो कर रही हैं, ठीक है, टूवर्ड्स ग्रेविटी। अगर और यहाँ पे हमारा ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी हमारी स्टेबली है, ठीक है, एंड रूट्स का जो मूवमेंट है या रूट्स जो रिस्पॉन्स शो कर रही हैं वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी कर रही हैं। तो इस टाइप का जो ट्रॉपिज्म क्या होगा? रूट्स क्या शो करेंगी? ये पॉजिटिव जो ट्रॉपिज्म शूट ये शो कर, एंड जो शूट्स होती हैं वो हमेशा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, आउट ऑफ द सॉइल जो है वो ग्रो करती हैं या मूव करती हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहा है, तो इस टाइप की जियोट्रॉपिज्म को हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। अब नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में वर्ड हाइड्रो जो है इसका मतलब है वाटर, ठीक है। तो प्लांट का मूवमेंट अगर वाटर की तरफ हो रहा है, प्लांट के या ऐसे हम कहें प्लांट के ऐसे पार्ट का मूवमेंट जो कि वाटर या मॉइस्चर की तरफ हो रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। एंड प्लांट के वो पार्ट्स जिनका मूवमेंट अवे फ्रॉम द वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म हो रहा है उसे हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म व्हेन अ प्लांट पार्ट ग्रोज टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ मॉइस्चर, example roots, it is said to be positively hydrotropism। रूट्स का जो मूवमेंट होता है वो अंडर द सॉइल जा रही हैं, ठीक है। रूट्स जो हैं वो सॉइल के नीचे, ज़मीन के नीचे जो है वो ग्रो करती हैं, एंड ज़मीन में ही क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो ये कैसा ट्रॉपिज्म शो करेगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टिमुली क्या है? यहाँ पे हमारा स्टिमुली जो है वाटर है, ठीक है, एंड रूट्स का मूवमेंट भी किसकी तरफ हो रहा है? रूट्स का मूवमेंट भी जो है इस वाटर की तरफ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। द ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स मॉइस्चर इंश्योर दैट रूट्स विल बी नियर द वाटर अवेलेबल इन द सॉइल, thus roots are positively hydrotropic। When a plant part grows away from the source of moisture, it is said to be negatively hydrotropic, which is shoots। and shoots के केस में क्या होता है? shoots जो होती हैं वो मूव करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड अपवर्ड की तरफ जा रही हैं, एंड वाटर हमारा किस तरफ है? वाटर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो शूट क्या शो करेंगी? ये शो करेंगी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसके बाद है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं टच स्टिमुलस के बेसिस पे, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। सम इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आर सीन इन रिस्पॉन्स टू टच। प्लांट्स सच एज स्वीट पी, कस्कुता एंड विंस हैव tendrils which coil around other plant in response to one side contact or touch. Stimulus is perceived by tendril tip and then it is transmitted to basal part. In this way, the entire tendril becomes sensitive to the stimulus. After receiving the stimulus, tendrils start twirling around the support. The tendrils provide a well-known example of थिग्मोट्रॉपिज्म। अब इसको हम एक बहुत ही बेसिक वे से समझते हैं।
हम सभी जो है अपने घरों में थोड़े बहुत प्लांटिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा प्लांट होता है जो कि ईजिली जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो सपोर्ट जो है वो एक स्टिक है, ठीक है। ये स्टिक जो है एक सपोर्ट है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने प्लांट को इस स्टिक के अराउंड जो है वो रोल कर देते हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, हमारे प्लांट जो है उसे एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमारे प्लांट को जो है एक सपोर्ट मिल गया, ठीक है। बट अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्लांट है ये इस सपोर्ट को ही जो है अपना बिल्कुल इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। अब हमारा जो प्लांट है वो टोटली डिपेंड है इस स्टिक पे एंड वो उसी के रिस्पॉन्स में ही आगे जो है ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है जहाँ पे हमारा प्लांट किसी टच या किसी कॉन्टैक्ट के पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके उसी के साथ साथ जो है आगे की मूवमेंट शो करता है, तो इसी को हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इसके बाद है कीमोट्रोपिज्म। यहाँ जो वर्ड कीमो है इससे हम समझेंगे यहाँ पे केमिकल की बात हो रही है, ठीक है। इट मीन्स प्लांट का जो मूवमेंट है वो केमिकल के रिस्पॉन्स पे हो रहा है, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म इज द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। प्लांट के जो ऑर्गन्स है या जो पार्ट्स है उनकी जो ग्रोथ हो रही है, उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो केमिकल्स के रिस्पॉन्स पे हो रहा है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म टुवर्ड्स शुगर एंड पेक्टोन सिक्रेटेड बाय neck canal cells of the female gametocytes is an example of chemotropism, ठीक है। ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम सभी ने ये समझा है, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी एक पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे स्टिक करता है तो वहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब जो है वो स्टार्ट होती है इलोंगेट करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है एंड यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन से ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड वहीं से फिर पॉलन ग्रेन में से मेल गैमेट्स जो हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द ओवरी, ठीक है, या टुवर्ड्स द एग्स। नाउ ऐसा क्यों है कि पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आके स्टिक करता है, या अगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का है, ठीक है, या ये कहें कि सेम स्पीशीज़ का है, तो ही जो है वो पॉलन ट्यूब जो है स्टार्ट होती है फॉर्म होना। अगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का नहीं है, किसी और प्लांट का है, तो फिर क्यों स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है कि स्टिग्मा जो है एक सर्टेन टाइप का केमिकल सिक्रीट करता है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब पॉलन ग्रेन उसके सेम प्लांट या सेम प्लांट स्पीशीज़ का होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है पॉलन ग्रेन का टुवर्ड्स द ओवरी ड्यू टू द रेफरेंस ऑफ या स्टिमुलस ऑफ केमिकल सिक्रेटेड बाय द स्टिग्मा इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ फंजाई ग्रोइंग पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एरिया रिचर इन फूड इज ऑल्सो कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज फंगी जो है वो ग्रो करती है पॉलन ट्यूब उस एरिया में जहाँ पे फूड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कीमोट्रोपिज्म का। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज अनदर कीमोट्रोपिक फिनोमिना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने ये समझा कि प्लांट के ऑर्गन या प्लांट के पार्ट्स किस तरीके से केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अपना मूवमेंट शो करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।